हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैम हम सब बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो जी। हम भी एकदम बढ़िया है। और बताइए लाइफ में सब मौज बहार चल रहा है। जी मैम, सब एकदम मौज बहार चल रहा है। घर में सब कैसे हैं मैम। घर में सब बहुत बढ़िया हैं। और बताइए कुछ। जी मैम, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। चलिए फिर हम ही कुछ बता देते हैं जब आपको कुछ नहीं बताना तो। मैम ठीक है, अब आप बताइए। तो हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न का चैप्टर आज, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर आज की क्लास में हम उसको और आगे बढ़ाएंगे और उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। आज की क्लास में हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक न्यू चैप्टर। चलिए रिटर्न का चैप्टर पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। मैंने आप सबको कल रिटर्न का चैप्टर कराया था। काफ़ी सारी बातें इसमें आपको बताई थी, सेक्शन नंबर 37 और सेक्शन नंबर 39 की। मैंने 38 आप सबको नहीं पढ़ाया था। मैम आपने 38 क्यों नहीं पढ़ाया था, भूल गए क्या। नो नो मैम, हम भूले नहीं है। फिर भी बता दो मैम कि आपने क्यों नहीं पढ़ाया था। मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि 38 अभी इन प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नहीं हुआ है। उसमें जो GSTR 2 भरा जाता है वो अभी ऑपरेशनल में नहीं है। इसकी वजह से आपके एग्जाम में भी सेक्शन नंबर 38 एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी मैम। चलो, हमने सबसे पहले पढ़ा था सेक्शन नंबर 37 में हमने कुछ पढ़ी थी स्टेटमेंट्स की बातें। किसकी बातें पढ़ी थी 37 में, स्टेटमेंट की बातें। स्टेटमेंट किसके रिस्पेक्ट में मैम, स्टेटमेंट आपने पढ़ाया था आउटवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में। आउटवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में जो भी फॉर्म भरा जाएगा, क्या मैं उसको रिटर्न बोल दूं। नो मैम, आप उसको रिटर्न नहीं बोल सकते क्योंकि रिटर्न तो 38 के अंदर जाती है, रेगुलर रिटर्न। लेकिन उससे पहले ये जो आउटवर्ड सप्लाई का, इनवर्ड सप्लाई का जो भी फॉर्म फिल किया जाता है, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, उस फॉर्म को मैम हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। तो सेक्शन नंबर 31 आपको बताता था आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आपको भरनी होती थी। तो इसके लिए कौन सा फॉर्म जाता था बताइए मैम। इसके लिए जाता था GSTR 1, और GSTR 1 के जाने की डेट क्या होती थी, नेक्स्ट मंथ की 10th तक, यानी कि आने वाले महीने में 10 तारीख तक आपको ये भरना होता था। ठीक है जी मैम। इसके बाद आप सबने क्या पढ़ा था, इसके बाद आप सबने जब सेक्शन नंबर 37 पढ़ा था उसमें काफ़ी सारी और भी बातें पढ़ी थी। अभी बताऊंगी, पहले पढ़ते हैं 38 तो मैंने कहा था कि आपको पढ़ना ही नहीं है। फिर 39 किसका बताया था, रिटर्न्स का, जिसमें आप कैसी रिटर्न को भरने की बातें करते थे मैम, उसमें हम रेगुलर रिटर्न की फाइल करने की बातें करते थे। ठीक है जी। रेगुलर रिटर्न जो फाइल होती थी उसकी डेट क्या होती थी मैम, किसी केस में 20 होती थी, किसी केस में 13 होती थी, किसी केस में कुछ होती थी, किसी केस में कुछ होती थी। बहुत सारी डेट आपने हमें यहाँ पर पढ़ा दी थी मैम। जी मुझे याद है, मैंने आपको बहुत सारी डेट्स पढ़ाई थी। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा पहली रिटर्न। पहली बार जो रिटर्न जाती है उसको बोलते हैं फर्स्ट रिटर्न, और वो जाती है सेक्शन नंबर 40 में। हालांकि इसका कोई डिटेल चर्चा मैंने अभी तक आपसे नहीं किया है। 41, 42, 43 एग्जाम में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। 44 मैंने आपको बताया था एक तरह की पूर्ण आहुति होती है, साल के एंड में जाने वाली एक आखिरी रिटर्न होती है जो कि बताती है कि पूरे साल का लेखा जोखा क्या था। हालांकि इस पे भी अभी तक हमने कोई डिटेल चर्चा नहीं की है। 45 में जाती है फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न सबके लिए होती है, नो नो नो, फाइनल रिटर्न बस उन्हीं के लिए होती है जो ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड थे बट अब अपने आप को डी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। अभी तक ये भी नहीं पढ़ा। फिर 46 किसका होता है, डिफॉल्टर का, कि कोई GST में रजिस्टर्ड है कोई पर्सन, उनको GST में रिटर्न भरना बनता था लेकिन वो भर नहीं रहे, तो फिर ऑफिसर्स उनको क्या भेजेंगे, नोटिस, और नोटिस भेज के बोलेंगे चलो अब रिटर्न अपनी भरो। तो बेसिकली कौन है, डिफॉल्टर है। इनको भरना बनता था बट ये भर नहीं रहे थे। फिर बात आती है सेक्शन नंबर 47 की। जो भी आपने ऊपर लेट रिटर्न्स पढ़ी, अपनी रेगुलर रिटर्न पढ़ी, लेट और अपनी आपने स्टेटमेंट पढ़ी, और आपने एनुअल रिटर्न पढ़ी, एक्चुअल रिटर्न पढ़ी, उन सब में अगर आप फाइलिंग करने में डिले कर देते हो तो आपके ऊपर क्या लगेगी, आपके ऊपर लगेगी पेनल्टीज, आपके ऊपर लगेगी लेट फीस। वो हम कहाँ पर पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 47 में। फिर सेक्शन नंबर 48 GST प्रैक्टिशनर की बातें करेगा, सीखेंगे।
सबसे पहले क्या पढ़ाया था मैम? सबसे पहले पढ़ाया था आपने सेक्शन नंबर 37 में क्या पढ़ाया था? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फाइल करनी होती थी। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बताइए कौन से फॉर्म में जाती थी मैम? GSTR 1 में जाती थी। क्या GSTR 1 सबको फाइल करना पड़ता था? नो 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 नो, आपने एज अ क्रक्स हमको बता दिया था मैम कि जो GSTR 1 था वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पर्सन फाइल करते थे और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फाइल करते थे। तो फिर फाइल कौन कौन नहीं करता था मैम? फाइल कौन कौन नहीं करता था उसमें से एक थे ISD वाले अपनी रेगुलर रिटर्न को फाइल नहीं करते थे, और NRTP वाले भी अपनी रेगुलर रिटर्न को फाइल नहीं करते थे। कंपोजिशन डीलर वाले भी इस वाली रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे। TDS वाले भी इस वाली स्टेटमेंट को फाइल नहीं करेंगे। सॉरी, स्टेटमेंट वर्ड बोलना है मेरे को, रिटर्न नहीं। TDS डिडक्टर वाले जो होते हैं सेक्शन नंबर 51 में, इसको हम पढ़ेंगे CMA वाले बच्चों के साथ। CA वाले बच्चों के एग्जाम में नहीं आएगा, CA इंटरमीडिएट में नहीं है। TDS वालों को भी अपनी रिटर्न अपना स्टेटमेंट फाइल करना होता है। TCS वालों को भी अपना स्टेटमेंट फाइल करना होता है। ऑर्डर सप्लायर होते हैं, कल हिंट दिया था कि ऑर्डर सप्लायर क्या होते हैं, उनको भी अपना ये वाला रिटर्न फाइल करना नहीं होता है। बेसिकली इसका नाम क्या है? स्टेटमेंट। ये कोई रिटर्न नहीं है, प्लीज इसको स्टेटमेंट ही बोलिएगा, रिटर्न मत बोलिएगा। ठीक है जी मैम, तो आपको पता लग गया इनको फाइल नहीं करना। तो बेसिकली इतनी सारी बातों को याद करने से अच्छा आप ये याद कर लीजिए कि GSTR 1 सिर्फ 2 ही लोगों को फाइल करना होता है, नॉर्मल को और कैजुअल को। ठीक है जी मैम, ये बात हमको समझ आ गई। फिर आइए कि ये आपको कब फाइल करना होता था। ये मैम फाइल करना होता था अगले महीने की 10 तारीख तक। क्या इसमें आपको कोई एक्सटेंशन मिल जाता था? जी मैम बिल्कुल मिल जाता था, लेकिन ये एक्सटेंशन तभी मिलेगा जब कमिश्नर कोई नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे। अब आप मुझे बताइए GSTR 1 के लिए क्या हमने कोई रिलैक्सेशन पढ़ा था? यस मैम पढ़ा था। किसके लिए रिलैक्सेशन पड़ी थी? ऐसे स्मॉल टैक्स पेयर जिनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक है। अगर 1.5 करोड़ तक है तो उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो GSTR 1 को क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। अगर वो मंथली फाइल करना चाहते हैं तो वो मंथली करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ड्यू डेट की बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी कि जो रिटर्न होती है, इस महीने की रिटर्न अगले महीने की 10 तारीख तक जाएगी। तो क्या कोई असेसी अगले महीने इस महीने की रिटर्न नेक्स्ट मंथ में ना भेज के इसी मंथ में भेजना चाहे तो भेज देगा? तो हमने इस बात के 2 एक्सेप्शंस पढ़े थे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिन्होंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया है, या फिर नॉर्मल पर्सन के केस में ऐसे नॉर्मल पर्सन जो कि अपना GSTN कैंसिल कर रहे हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना फॉर्म भर दीजिए, आप अपना GSTR 1 पीरियड खत्म होने से पहले ही भर दीजिए। जिस दिन बिजनेस क्लोज किया उस दिन तक का जितना भी आपका डेटा है उसी मंथ में भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मंथ का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें कैसी कैसी डिटेल भरनी होती है। GSTN नंबर जाता है, नेम जाता है, ट्रेड नेम, टैक्स पीरियड, HSN, B2B ट्रांजैक्शन है, B2C ट्रांजैक्शन है, जीरो रेट सप्लाई है, कैसी सप्लाई है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अगर कोई अमेंडमेंट हुई है तो वो भी जाएगी, इनवॉइस भी जाएगा। ठीक है जी। फिर आपने मेरे से पूछा था क्या मैम हम सभी इनवॉइसेस को स्कैन करके हर एक इनवॉइस की कॉपी इसमें पेस्ट करेंगे क्या रिटर्न भरते टाइम? हर एक इनवॉइस को अपलोड करेंगे क्या? तो मैंने कहा नहीं, आपको इनवॉइस अपलोड नहीं करना, आपको सिर्फ इनवॉइस के ऊपर आने वाली जो भी डिटेल है उसकी कुछ डिटेल्स आपको गवर्नमेंट को भरनी है, जैसे कि इनवॉइस का नंबर बताना है, इनवॉइस की डेट बतानी है, वैल्यू बतानी है, HSN कोड बताना है, कितने रुपए का GST का रेट लगा और आपको अमाउंट बताना है। चलिए, जब आप आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल GSTR 1 में भर रहे होगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप इतने सारे इनवॉइसेस अगर होंगे तो क्या हर एक इनवॉइस के डेटा को अपडेट करोगे, हर एक इनवॉइस के पर्टिकुलर को अपडेट करोगे? तो लॉ मेकर ने बोला अगर ट्रांजैक्शन B2B हो रही है, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड हो रही है, फिर चाहे इंटर हो फिर चाहे इंट्रा हो, आपको हर एक इनवॉइस का डेटा अपलोड करना पड़ेगा। क्यों? आप सबको पता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनको ITC मिलता है। जब सप्लायर अपनी रिटर्न भरेगा तभी तो वहां
पर ITC मिलेगा, तो इसलिए आपको इनवॉइस वाइज डिटेल भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप देखना इंटर है या इंट्रा। अगर इंट्रा होगा तो सारे इनवॉइसेस को क्लब करके सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट अमाउंट दिखा दो, डेटा आपको अलग अलग से भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 2.5 लाख रुपए तक के इनवॉइस का तो चल जाएगा, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर का आप एग्रीगेशन नहीं कर सकते हो। 2.5 लाख तक कर सकते हो, वो भी स्टेट वाइज, ये लिमिट आपको दे रखी है। ये सब कल हमने सीखा था। देखो, जिसने कल की क्लास नहीं किया प्लीज कल की कर लेना, वहां पे चीजों को डिटेल में लॉजिकली बताया गया था। अभी रिवीजन चल रहा है, ठीक है मैम। इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई भी ऐसे पर्सन है जिनके पास ट्रांजैक्शन खूब सारी होती है, खूब सारे इनवॉइसेस होते हैं, खूब सारे, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता ना कि वो लास्ट डेट में जिस दिन अपना GSTR 1 फाइल कर रहे हैं उस दिन सारी की सारी इनवॉइस की डेटा अपलोड कर दें साइट पे, पॉसिबल नहीं होगा। तो उनको गवर्नमेंट ने रियल टाइम ऑप्शन दे रखा है कि आप चाहो तो रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर भी अपने इनवॉइस का डेटा उसमें फिलअप कर सकते हो। GSTR 1 बाद में भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस की डिटेल आप भर के सेव करते रहो ड्राफ्ट में। फिर एक और बात मेरे को आपको बतानी है, आप सब जानते हो जब सप्लायर अपना GSTR 1 भरता है तो रेसिपिएंट के GSTR 2A में वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। लेकिन अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की हम बात करें या फिर अगर हम कंपोजिशन स्कीम की अगर बात करें तो उस केस में ये ऑटो पॉपुलेटेड कहाँ पर होगा? उस केस में मैम ये 4A में ऑटो पॉपुलेटेड होगा। अगर सप्लायर है, सप्लायर ने अपना क्या भर दिया? सप्लायर ने अपना GSTR 1 भरा होगा। सप्लायर थोड़ी कंपोजिशन स्कीम में है, तो सप्लायर का जो GSTR 1 है वो कंपोजिशन स्कीम के कहां पर ऑटो पॉपुलेटेड होके दिख रहा होगा? 4A में दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, GSTR 1 क्या अमेंड किया जा सकता है? क्या उसमें करेक्शन हो सकती है? क्या उसमें रेक्टिफिकेशन हो सकती है? मैम ये वाली बातें हमको बताइए। तो ये वाली बातें अब कल आपको डिटेल में बताई गई थी। जी हाँ, बिल्कुल अमेंडमेंट हो सकती है, करेक्शन हो सकता है, रेक्टिफिकेशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक टाइम लिमिट मिली हुई है कि विद इन टाइम आप इस करेक्शन को कर लीजिए। तो जिस मंथ से रिटर्न या फिर ये GSTR 1 आपका परटेन करता था उस ईयर के एंड होने के बाद सितंबर के मंथ की रिटर्न जब भी जाती होगी, कब जाएगी? अक्टूबर में। तो वो वाली डेट उसको कंपेयर कर लीजिएगा एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की डेट, विच एवर इज अर्लियर, वो आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। उस दिन तक आप अपनी अमेंडमेंट कर सकते हो GSTR 1 में। फिर हमने क्या पढ़ा था कि इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी, क्या तब भी GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा? जी बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर हमने 37 पूरा खत्म कर दिया था, फिर हम 39 की ओर बढ़ गए थे जिसमें हमने रिटर्न की बातें की थी। इसमें हमने रिटर्न में क्या बातें की थी कि ये रेगुलर रिटर्न है। GSTR 3 भी जाएगा, किसी के केस में 5 जाएगा, किसी के केस में कोई फॉर्म जाएगा, किसी के केस में कोई फॉर्म जाएगा। तो बेसिकली ये कौन सी रिटर्न है? आपकी रेगुलर रिटर्न। ये नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। रेगुलर रिटर्न, ठीक है जी। क्या ये रिटर्न सबको फाइल करनी होगी? अरे ये तो सबको करनी पड़ेगी, ये तो रिटर्न है, इससे थोड़ी ना बच जाओगे। ये रिटर्न सबको फाइल करनी होगी। नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन भी इसको फाइल करेंगे, जी हाँ। 3B फॉर्म फाइल करेंगे जिसकी लास्ट डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख। कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, कोइंसिडेंटली मैं उस टाइम, कल थोड़ा सा इश्यू था, मैं ऑनलाइन नहीं थी आपके साथ वहां पर, तो उनका क्या मेरे से डाउट था, उन्होंने मैसेज किया था बेसिकली, वो मैंने काफी बाद में देखा था। उसमें ये था कि मैम अगर GSTR 1, वो बेसिकली इस चीज में कंफ्यूज हो गई थी कि GSTR 1 और जो GSTR 3B होता है, तो 3B तो हम कब तक फाइल करते हैं? 20 तक। तो GSTR 1 को हम 10 तक क्यों फाइल कर रहे हैं? तो GSTR 1 एक अलग फॉर्म है, GSTR 3B रिटर्न है, आप समझो उस चीज को। GSTR 1 आपकी आउटवर्ड सप्लाई का फॉर्म है और GSTR 3B आपकी रिटर्न का फॉर्म है। आउटवर्ड सप्लाई को आपको भरना है 10 तारीख तक, लेकिन अपनी रिटर्न को आप 20 तारीख तक भरो। रिटर्न के अंदर आप टैक्स की पेमेंट करोगे, रिटर्न के अंदर आप अपना ITC क्लेम करोगे। आई होप उनको ये बात समझ आ गई होगी, हालांकि कल भी उनको रिप्लाई मिल ही गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उनका जीएसटीआर 3 भी जाएगा, वो भी 20 तारीख तक ही जाएगा। ऑयडार वालों के केस में कौन सा जाता है? जीएसटीआर 5। एनआरटीपी के केस में जीएसटीआर 5। इन सब की लास्ट डेट क्या है? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के केस में कौन सा जाता है मैम? जीएसटीआर 4 जाता है। आईएसडी के केस में जीएसटीआर 6 जाता है। टीडीएस के केस में जीएसटीआर 7 और टीसीएस के केस में जीएसटीआर 8 जाता है। ये जो जीएसटीआर 4 होता है कंपोजिट वाला, इनको रिटर्न अपनी कैसे फाइल करनी होती है? एनुअली। तो जब ये अपनी रिटर्न एनुअली फाइल करेंगे तो जब साल खत्म हो जाएगा उसके बाद इनको टाइम मिला हुआ है कि साल खत्म होने के बाद अप्रैल का मंथ आएगा नेक्स्ट ईयर में, उस एंड अप्रैल तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो 30th अप्रैल इनकी लास्ट डेट होती थी। आईएसडी वालों की लास्ट डेट क्या है? 13th ऑफ नेक्स्ट सितंबर। टीडीएस वालों की 10th ऑफ नेक्स्ट सितंबर एंड टीसीएस वालों की भी 10th ऑफ नेक्स्ट सितंबर ही है। क्या ये जो ड्यू डेट्स हमने पढ़ी है एक्सटेंड हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, अगर कमिश्नर जी बोल दें तो। ये जो 3 भी हम फाइल करते हैं क्या ये अमेंड हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल जीएसटीआर 1 जैसा ही केस है कि आप जब भी रिटर्न जिस पीरियड की भी फाइल कर रहे हो वो पीरियड खत्म होने के बाद जब भी सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करोगे, मतलब कि अक्टूबर मंथ में, उसको कंपेयर कर लीजिएगा एनुअल रिटर्न के फाइलिंग की डेट, और उनमें से जो घटना पहले घटित हो जाएगी वही आपकी लास्ट डेट होगी अमेंडमेंट करने की। चलो, क्या रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है अगर आपकी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन ना हो? अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन ना हो तब भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था जीएसटीआर 1 तो 2 ही लोग फाइल करते थे, तो दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जीएसटीआर 3B की बात करो तो उसमें कुछ ही केसेस में आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। जिसमें हमने पढ़ा था, चलिए मैसेज कीजिए, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन। नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन को हमेशा फाइल करनी पड़ती थी, जीएसटीआर 3B की नहीं। जी मैम, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन को जीएसटीआर 3B हमेशा फाइल करनी पड़ती थी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी हमेशा फाइल करनी पड़ती थी। ऑयडार वालों को भी, एनआरटीपी को हमेशा फाइल नहीं करनी पड़ती अगर इनकी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये बचे हुए हैं। सिमिलरली आईएसडी वाले भी बचे हुए हैं, कंपोजिशन वाले नहीं बचे हुए, टीडीएस वाले बचे हुए हैं और टीसीएस वाले भी बचे हुए हैं। तो आपको जो भी नाम थोड़े अजीबो गरीब से लगे वो सब बचे हुए हैं, और जो नॉर्मल से हैं उन सबको अपनी फाइल करनी पड़ेगी। मैम हमको तो ऑयडार भी अजीब लगता है, तो इसको एक्सेप्शन मान के याद रख लो। चलो नेक्स्ट, डिटेल इन 3B। 3B के अंदर क्या क्या डिटेल जाएगी, तो ये चीजें याद मत करना कि डिटेल 1 के अंदर क्या क्या जाएगा, 3B के अंदर क्या जाएगा, ये सब याद नहीं करना, फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है। जीएसटीएन नंबर डालोगे, नेम डालोगे, किस टैक्स पीरियड का भर रहे हो, समराइज्ड आउटवर्ड सप्लाई दिखाओगे, इनवर्ड सप्लाई दिखाओगे, लेकिन कौन सी वाली, जो कि आरसीएम के अंदर कवर होती है। इंटर स्टेट सप्लाई दिखाओगे, यूआईएन होल्डर के साथ कितनी सप्लाई हुई, कंपोजिट पर्सन्स के साथ कितनी सप्लाई हुई, कितने आईटीसी के लिए आप एलिजिबल हो, ये सारी बातें आप बताओगे। कितना पेमेंट ऑफ टैक्स बनता है, कितना टीडीएस बनता है, कितना टीसीएस बनता है, कितनी वैल्यू एग्जाम सप्लाई की, कितनी वैल्यू नील सप्लाई की, कितनी वैल्यू नॉन टैक्सेबल सप्लाई की, ये सारी बातें आप जीएसटीआर 3B में बताओगे। लेकिन आप सभी जानते थे कि नॉर्मल रिटर्न के केस में एक नॉर्मल पर्सन क्या भरते थे, रेगुलर रिटर्न के केस में एक नॉर्मल पर्सन क्या भरते थे, जीएसटीआर 3B। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपोजिट डीलर की, तो वो क्या भरते थे मैम, वो भरते थे जीएसटीआर 4। तो जीएसटीआर 4। अच्छा, इस चैप्टर में एक बात और सुनो, जब मैं आपको कंपोजिशन स्कीम बोलूंगी तब मान लेना कंपोजिशन स्कीम इंक्लूड्स कंसेशनल स्कीम। ये दोनों स्कीम एक ही सेक्शन के अंदर है, सेक्शन नंबर 10 के अंदर। ठीक है जी? जी मैम, बिल्कुल सही बात। ये दोनों ही स्कीम को आपको एक साथ लेके चलना है हर जगह। तो जीएसटीआर 4 ये दोनों भरेंगे जी। तो जीएसटीआर 4 जब ये भरेंगे तो ये जीएसटीआर 4 इनकी रिटर्न कैसे जाएगी, एनुअली। लेकिन ये टैक्स की पेमेंट कैसे करेंगे, क्वार्टरली। तो ये टैक्स की पेमेंट करने के लिए कौन सा फॉर्म भरेंगे, CMP 08, जिसकी डेट होती है क्वार्टर खत्म होने के बाद जो भी मंथ आएगा उसकी 18 तारीख लास्ट डेट। ठीक है जी मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटीआर 1 अभी पढ़ाया था, किसमें ऑटो पॉपुलेटेड होता है, जीएसटीआर 4A में। जीएसटीआर 4 नीड टू बी फाइल्ड इवन इफ नो बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपकी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, अभी ऊपर पढ़ा था ना कंपोजिशन वाले को, तब भी अपनी रिटर्न भरनी पड़ती है। चलिए, सेम
सॉरी सम रेलिवेंट पॉइंट अंडर सेक्शन 39। ये मैंने आपको कुछ बताए थे कि मान लो आप रिटर्न भर रहे हो, आपने किसी एक पीरियड की रिटर्न छोड़ दी और आप उससे अगले पीरियड की भरना चाहते हो तो आप नहीं भर पाओगे। आपको एवरी पीरियड की भरनी है। पहले जैन का भरो, फिर फेब का भरो, फिर मार्च का भरो। जैन का छोड़ के आप फरवरी का रिटर्न नहीं भर सकते। फिर एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो उस पर आपको अपने साइन करने होते हैं। अगर कंपनी और एलएलपी की बात करूँ तो उनको क्या फिक्स करना होता है, डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। लेकिन अदर देन कंपनी और अदर देन एलएलपी की बात करूँ तो फिर वो आधार के थ्रू भी अपना साइन कर सकते हैं। मतलब कि वो अपना आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर के थ्रू उनके फोन पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वो वहां पर अगर डाल देंगे तो ऐसा मान लिया जाएगा उन्हीं पर्सन ने साइन कर दिए हैं। एक ऑप्शन और था ईवीसी कोड, ई वेरिफिकेशन कोड। उसमें क्या होता है कि ईवीसी कोड आ जाता है आपके फोन पर एक, उस कोड को भी अगर आप वहां पर डालोगे जब आप अपनी रिटर्न सबमिट कर रहे हो तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने साइन कर दिया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक पर्सन का फोन उसी के हाथों में रहता है। ये बात तो आप खुद से पूछ लो ना, आपका फोन हिम्मत है क्या आपके घर में कोई और टच कर जाए? नो मैम, ऐसी तो किसी में हिम्मत नहीं है। बस यही बात लॉ मेकर मानते हैं। सिग्नेचर का टाइप मैंने आपसे सारा डिस्कस कर लिया है। देखो मजा आ रहा है ना रिवीजन सुनने में, क्योंकि पढ़ तो पूरा चुके हैं और मैं ऐसा मानती हूँ कि आप पढ़ के भी आते हो, उसको रिवाइज करके भी आते हो, और कुछ बच्चे शायद नहीं भी करके आते हो। तो प्लीज पढ़ते रहिए। कितनी बार बोलूं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो प्लीज। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, वरना लास्ट में एक महीने में सब कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो प्लीज, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। सीए और सीएमए वालों अपने पास्ट ईयर के पेपर खोलो, अपने मॉक टेस्ट पेपर खोलो, अपने आरटीपीस खोलो और तीनों का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी मैम, कर लेंगे। कोरोना ही नहीं जा रहा, हम क्या करें? कोरोना ने आपको बांध नहीं रखा, आप खुद बंध रहे हो, मत बंधो। ठीक है जी मैम। चलिए अब पढ़ते हैं आज की क्लास का एक नया सेक्शन। आज की कथा में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 40, 41, 42, 43 कट, 44, 45 पढ़ेंगे, 46 पढ़ेंगे, 47 पढ़ेंगे, 48 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली बार कोई रिटर्न जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रिटर्न। ठीक है मैम। ये जो फर्स्ट रिटर्न है ये किसके केस में एप्लीकेबल होगी? व्हेन सेक्शन 40 एप्लीकेबल। मैम सेक्शन 40 सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब कोई नया जीएसटी में रजिस्टर्ड हुआ है। सेक्शन 40 एप्लीकेबल इन केस ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड बिजनेस इन जीएसटी। ठीक है जी। अब कोई पर्सन है जो कि नए जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए हैं, उनके केस में सेक्शन 40 कब एप्लीकेबल होगा? देखो वो पर्सन क्या होगा कि एक दिन अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। पहले ये डायग्राम पर आ जाओ। इन पर्सन ने एक दिन अपना क्या स्टार्ट किया होगा? बिजनेस। तो जिस दिन इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़ी ना कोई बहुत अच्छी टर्नओवर को अचीव कर जाता है, नहीं करता, लेकिन मेहनत सबकी रंग लाती है। एक हिडन पावर होती है। आपने हिडन पावर का नाम सुना है? आई थिंक आप में से बहुत बच्चे तो इस बात को मानते भी नहीं होंगे कि हिडन पावर एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, पर इस चीज को मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ क्योंकि मैं उस चीज को प्रैक्टिकली फील करती हूँ और वो चीज हुई भी है। एग्जाम्स में मैंने उस चीज को खुद से बहुत फील किया है। देखो हिडन पावर का मतलब एक बार सुन लो, बता देती हूँ, मोटिवेट हो जाओगे थोड़ा सा। हमें लगता है ना कि हम ये चीज पढ़ रहे हैं, हम 15-15 घंटे 16-16 घंटे ऑन टेबल बैठ के पढ़ रहे हैं, पर ये एग्जाम में ही नहीं आया तो क्या होगा? हम जो पढ़ रहे हैं वो इतना सारा है, अगर वो एग्जाम में ही नहीं आया, एग्जाम में कुछ और आ गया तो हमारी मेहनत तो बेकार। हम यही सोचते हैं और हम नहीं, हर एक बच्चे के माइंड में पढ़ते टाइम यही बात आती है कि जो मैं पढ़ रही हूँ या फिर जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा भी कि नहीं आएगा। आती है कि नहीं? जी मैम आती तो बहुत है। तो यही हिडन पावर की एक शक्ति होती है कि जब आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, बिलीव मी, पेपर कितना भी टफ आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए और कैसा भी आप पेपर को करके आओ, पेपर में आपके मार्क्स आएंगे और आप पास होगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन वो सिर्फ तब होगा जब आप एक्चुअल में ऑनेस्टली ऑन टेबल बैठ के मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ऑन टेबल बैठ के फोन चला रहे हो तो कुछ नहीं होगा। अगर पढ़ रहे हो 16 घंटे 15 घंटे एग्जाम टाइम पर, एग्जाम में 1-2 मंथ ऐसे पढ़ना पड़ता है, 15 आवर्स 12 आवर्स। तो खैर आप आईपीसी में हो तो आपको 10-12 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट।
ठीक है जी, मैं सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ। सीएमए वालों को इससे थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा, पर पढ़ना उनको भी बहुत पड़ेगा। कंपटीशन बहुत है, उनके लेवल पर भी बहुत कम रिजल्ट आता है, तो आपको भी 12-12 घंटे सीए वाले बच्चों, सीएमए वाले बच्चों आप भी पढ़ा करो। ठीक है जी, तो वो जो हिडन शक्ति है वो आपको पास कराएगी, लेकिन वो तब पास कराएगी जब वो आपको पढ़ते हुए देखेगी। चलिए, बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो टर्नओवर एक टाइम बाद ही क्रॉस होगी। एकदम से तो मेहनत हर कोई करता है पर रंग दिखता नहीं है, पर कुछ टाइम बाद तो दिखता है। कुछ टाइम बाद तो इनकी टर्नओवर क्रॉस हो गई, मान लो इनकी टर्नओवर क्रॉस हो गई। फिर जब इनकी टर्नओवर क्रॉस होती है उसके बाद इनको विद इन 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। अगर ये विद इन 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आप सभी मुझे बताइए कि रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव माना जाता है। मैम, उस दिन से इफेक्टिव माना जाता है जिस दिन ये एलिजिबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कि इनकी टर्नओवर क्रॉस कर गई थी एक थ्रेशोल्ड को। तो क्रॉस कब कर गई? इस दिन। ठीक है जी, फिर इन्होंने क्या किया, विद इन 30 डेज, दैट मीन्स इन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अब मैं किसी चीज के लिए आज अप्लाई करूंगी तो मेरे को आज ही थोड़ी ना आरसी मिल जाएगी, आरसी मिलेगी मेरे को थोड़े से दिन बाद। तो मेरे को आरसी मिली सपोज करो इस दिन, मैंने 25 जनवरी को मेरा जो टर्नओवर था वो मेरी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया। 25 को मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, विद इन 30 डेज है ये। उसके बाद 5 मार्च को मेरे को आरसी मिल गया। ठीक है, तो एक्चुअल में मेरा रजिस्ट्रेशन किस दिन हुआ है? 5 मार्च को, लेकिन यहाँ पर क्या माना जाएगा कि मैं 25 जनवरी से ही रजिस्टर्ड हूँ। अब क्या होगा, 5 मार्च के बाद मेरी पहली रिटर्न 5 मार्च वाली, यानी कि मार्च के मंथ की जो मेरी रिटर्न थी वो कब जाएगी? मैम, नेक्स्ट मंथ में जाएगी, यानी कि अप्रैल में जाएगी। जी बिल्कुल जाएगी। तो मैम, जब आप अप्रैल में अपनी रिटर्न भरोगे तो ये जो मार्च का मंथ है इसकी तो आप भरना ही भरना, इसकी तो आप भरना ही भरना, ऐसा लॉ मेकर मेरे को बोल रहे हैं। फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस पीरियड से लेके ये जो पीरियड था, क्योंकि इतने पीरियड की रिटर्न तो आपने भर दी, लेकिन ये जो पीरियड था आप तो इस पीरियड में भी रजिस्टर्ड माने गए हो, इसकी डिटेल भी आप अपनी फर्स्ट रिटर्न में भरना। ठीक है मैम, अब बात समझ आई कि नहीं? जी आ गई। तो यही सारी बातें मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। A person become liable to registration after his turnover crosses. एक ऐसे पर्सन जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हुए हैं, कब एलिजिबल हुए हैं? जब उनकी टर्नओवर क्रॉस कर गई। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, वो अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डेज। इन सच केस रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव फ्रॉम द डेट टर्नओवर क्रॉस थ्रेशोल्ड। इस केस में आप सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन किस दिन इफेक्ट में आता है? जिस दिन टर्नओवर ने एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया। रजिस्टर्ड पर्सन डिक्लेयर सबमिट फर्स्ट रिटर्न बाय डिक्लेयरिंग टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय हिम फॉर द पीरियड बिटवीन ऑन विच he become liable to till the date of registration has been granted। जिस दिन वो लाइबल हुए, और लाइबल किस दिन हुए थे? जिस दिन उनकी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गई थी से लेकर के जिस दिन उनको आरसी मिला, उस पूरे पीरियड की भी डिटेल वो उस फर्स्ट रिटर्न में दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़े। जी मैम, आई होप आपको सेक्शन नंबर 40 बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 44 की ओर। 44 में क्या बताया गया है? 44 में मैम बताया गया है एनुअल रिटर्न के बारे में। कैसी रिटर्न? एनुअल रिटर्न क्या होती है? ये संपूर्ण आहुति होती है मैम। ठीक है जी, तो इसका फॉर्म देख लो। इसके 2 फॉर्म होते हैं, कोई GSTR 9 भरेगा तो कोई GSTR 9A भरेगा। तो एनुअल रिटर्न, अब आप सबको मैंने बताया था, हिंट दिया था कि साल के एंड में गवर्नमेंट आपसे बोलती है कि एक पूरी की पूरी रिटर्न भर देना, एक एनुअल रिटर्न भर देना। उसमें आपको पूरे ईयर का समराइज्ड डेटा दिखाना होता है। तो ये क्या मैम, ये रिटर्न सारे एसएससी भरेंगे, सारे टैक्सेबल पर्सन भरेंगे? नो 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 नो। कौन कौन भरेगा मैम? नॉर्मल पर्सन्स भरेंगे, जो नॉर्मल टैक्स पेबल हैं, जो कि एज अ नॉर्मल स्कीम रजिस्टर्ड है, वो तो भरेंगे ही भरेंगे। वो तो हर चीज़ में सबसे आगे उनको तो रहना ही पड़ेगा। तो वो कौन सा फॉर्म भरेंगे? GSTR 9। और दूसरा कौन भरेगा? कंपोजिशन स्कीम वाले भरेंगे। वो कौन सा फॉर्म भरेंगे? 9A। इस टाइम प्रैक्टिकली यही दोनों पर्सन हैं जो कि एनुअल रिटर्न को भरने के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि जब आप देखोगे बुक में आपको नजर आएगा ऑइडार वाले भी भरते हैं, लेकिन ऑइडार वाले प्रैक्टिकली नहीं है, तो फिर हमें पढ़ना भी नहीं है। एग्जाम में भी आपको लिख के ऑइडार को नहीं आना।
सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर एंड कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन, ये दोनों पर्सन को ही अपनी एनुअल रिटर्न भरनी है, अपनी संपूर्ण आहुति देनी है। बाकी किसी को भी संपूर्ण आहुति देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्कीम वाले संपूर्ण आहुति GSTR 9 के थ्रू देंगे और कंपोजिट स्कीम वाले संपूर्ण आहुति 9A के तहत देंगे। चलिए जी आगे बढ़ लेते हैं। Who is not required to file a return? अब बाकी जितने भी बच गए उनको ये रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। CTP वाले रिटर्न नहीं भरेंगे, NITP वाले नहीं भरेंगे, ISD वाले नहीं भरेंगे, TDS वाले नहीं भरेंगे, TCS वाले नहीं भरेंगे और ऑडिटर वालों का तो आपको पता ही है कि ये भी अब नहीं भरेंगे। ठीक है जी। अब बात आती है कि मैम ये रिटर्न भरी कब जाएगी? एनुअल रिटर्न तो आप सभी जानते हो, ईयर खत्म होने के बाद जो भी 31 दिसंबर आएगा उसी में भरी जाती है, वही तो ड्यू डेट होती है। जी मैम, एक फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में 31 दिसंबर को भरनी होगी। ठीक है जी। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी 1920, ठीक है जी। अब 1920 फाइनेंशियल ईयर आपका कब खत्म होगा? 31 मार्च 2020। इसके बाद क्या आएगा आपका? दिसंबर आएगा कि नहीं? आपका यहाँ पर क्या आएगा? 31 दिसंबर 2020 आएगा। जी मैम, तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो भी दिसंबर का मंथ आएगा उसी में आपको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। अब एक चीज और सुनो, जब भी आप अपने एनुअल रिटर्न फाइल करोगे तो एनुअल रिटर्न के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना होगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्हीं को अटैच करना होगा जिनका GST के अंदर ऑडिट होता है। मैम GST के अंदर भी ऑडिट होता है क्या? जी हाँ, पढ़ाऊंगी ये चीज अभी रहती है। अगर किसी पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर अगर किसी पर्सन की 2 करोड़ से ज्यादा है तो उनको GST में क्या कराना पड़ता है? GST में उनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ता है। व्हेन ऑडिट रिक्वायर्ड, व्हेन अग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़, जब उनकी अग्रीगेट टर्नओवर सभी ब्रांचेस की जो कि एक ही पैन पर रजिस्टर्ड है उन सब की टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो उनको अपना GST के अंदर ऑडिट कराना पड़ता है। ठीक है जी। मैम ये ऑडिट करता कौन होगा? जी ऑडिट CA वाले भी कर सकते हैं और CMA वाले भी कर सकते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों इस ऑडिट को कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन? अच्छा देखो, पहले तो आपने एक चीज अभी समझी, पहले इसी को समझो कि जब भी किसी पर्सन का ऑडिट हो रहा होता है तो उनको अपनी एनुअल रिटर्न के साथ इस ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स की भी कॉपी अटैच करनी होगी। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, आपके अकाउंट्स थे, तो जो भी आपके अकाउंट्स थे, कौन से अकाउंट जो कि आपके GST के अंडर में मेंटेन हुए होंगे उनकी भी आपको कॉपी अटैच करनी पड़ेगी जब आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो उसके साथ। प्लस जब भी किसी पर्सन का GST ऑडिट होता है, जिसका भी GST ऑडिट लगता है तो उनको GST ऑडिट कराना पड़ता है। और फिर अगर वो GST ऑडिट अपना करा रहे हैं तो क्या होगा कि एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार की जाती है। क्या तैयार किया जाता है? एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार की जाती है। इस स्टेटमेंट में क्या आ रहा होगा? इस स्टेटमेंट में आ रहा होगा जो भी डेटा, जो भी डिटेल रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी रिटर्न में दिखाई थी वो क्या है, और जो भी डेटा एनुअल अकाउंट्स में आ रहा है वो क्या है। इन दोनों में अगर कोई भी डिफरेंस है, कुछ भी है, तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। रिटर्न और अकाउंट्स में जो भी रिकंसिलिएशन किया जाएगा वो सब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। तो बात समझ आई कि नहीं? जी अब आई। तो जब भी कोई भी पर्सन अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो एनुअल रिटर्न फाइल सबमिट करेंगे, लेकिन ऐसे पर्सन जिनके ऊपर GST ऑडिट लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एनुअल रिटर्न फाइल नहीं सबमिट करेंगे, वो एनुअल रिटर्न के साथ साथ अपने ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकंसिलिएशन इन दोनों की शीट्स भी अटैच करेंगे, उसको भी चिपकाएंगे। बात समझ आई कि नहीं? जी आ गई। चलिए सभी बोलिए मेरे साथ, जय माता दी। बोल दिया करो बीच बीच में। व्हेन ऑडिट रिक्वायर्ड मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? ये मैंने आपको बताया कि जब भी आप वैल्यू को रिकंसाइल करोगे कि रिटर्न के अंदर कितनी वैल्यू है और एक्चुअल में ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनुअल फाइनेंशियल, इसे एनुअल अकाउंट्स करो यहाँ पर।
ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स में कितनी वैल्यू आ रही है, इन दोनों को कंपेयर करने पर क्या बनता है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, अभी आपका सेक्शन नंबर 44 खत्म हुआ। एनुअल रिटर्न समझ आई कि नहीं? जी मैम, हमको एनुअल रिटर्न पक्की पूरी समझ आ गई है। अब हम करेंगे फाइनल रिटर्न, सेक्शन नंबर 45 फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कौन भरता है? चलो मैसेज करो और बताओ, बताइए। मैम फाइनल रिटर्न तो वो ही भरते हैं ना जो जीएसटी छोड़ के जा रहे हैं, जीएसटी की दुनिया से अलविदा हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जो जीएसटी के अंदर पहले तो रजिस्टर्ड थे बट अब वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को डी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, उन्हीं को अपनी फाइनल रिटर्न भरनी होती है। फाइनल रिटर्न का फॉर्म होता है फॉर्म नंबर GSTR 10। मैम ये इतने सारे फॉर्म नंबर याद करने पड़ेंगे, मत कीजिएगा, इतनी ज्यादा नहीं है, आप मेन याद रखना, जैसे कि आप एक ही दो सबके याद रखना, जैसे कि GSTR 3 भी याद रखना, 4 याद रखना, ISD और ऑइडर वाला सेम होता है वो याद हो जाएगा आपको, TDS TCS वाले 7 8 आपको याद हो जाएंगे, 3 भी आपको याद हो जाएगा, 1 आपको याद हो जाएगा, GSTR 10 याद हो गया। एक्चुअल रिटर्न का अभी हमने देखा ही था, एक्चुअल रिटर्न का तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसको फर्स्ट रिटर्न बोला जाता है, उसका स्पेसिफिक कोई नंबर नहीं होता। फिर एनुअल रिटर्न का मैंने आपको भी बताया ही था, GSTR 9 और 9A। देखो जिसको याद हो जाए प्लीज रख लेना, ना हो तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट मैं इतना मानती हूँ और चैप्टर्स में मैंने जितने भी आपको फॉर्म पढ़ाए हैं, कहीं पे कोई नंबर पढ़ाया है, कहीं पे कोई नंबर पढ़ाया है, रिफंड के केस में कुछ पढ़ाया है, किसी के केस में कुछ, वो एक बार को याद ना नहीं चलेगा, ये वाले याद कर लेना। नहीं अगर बाई चांस आपसे हो रहे तो ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि याद होना ही चाहिए, इतने ज्यादा फॉर्म नंबर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, और चैप्टर से तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते। इस चैप्टर का तो एक आधा नंबर का पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा MCQ में। ठीक है, मेरे ख्याल से एक बार देखोगे तो याद रह जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको याद नहीं होता तो फॉर्म नंबर पे आप अपने माइंड पे ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। आप हमें करा रहे थे फाइनल रिटर्न। जी मैं भूलती नहीं हूँ, मुझे याद रहता है। चलिए करते हैं सेक्शन नंबर 45 फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न किसको सबमिट करनी होती है? मैम फाइनल रिटर्न सबमिट करनी होती है नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन को। इनको तो मैम सारी रिटर्न सबमिट करनी होती है। पता नहीं इन्होंने ऐसे क्या क्या बुरे कर्म किए हुए हैं कि इनको तो किसी भी रिटर्न से बख्श नहीं मिली है, किसी भी रिटर्न से इनको बख्शा नहीं गया है। ठीक है जी, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन करेंगे फाइनल रिटर्न, और कौन करेगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन करेंगे। सिर्फ यही दोनों पर्सन अपनी फाइनल रिटर्न सबमिट करेंगे, वो भी कब? जब इनका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा हो, या तो कैंसिल हो रहा हो या फिर सरेंडर्ड हो रहा हो। ठीक है जी मैम, कब तक करनी होती है? जिस दिन इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, जिस दिन कैंसिल होगा या फिर इनको कैंसिलेशन का ऑर्डर रिसीव होगा, उसके बाद इनको 3 मंथ मिलता है। उन 3 मंथ के अंदर अंदर इनको अपना फाइनल रिटर्न सबमिट करना होता है। जैसे कि मानो मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना था, मुझे अपना रजिस्ट्रेशन क्या करना था? कैंसिल करना था। जब भी मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा, मैं एक फॉर्म सबमिट करूंगी, एक एप्लीकेशन सबमिट करूंगी। अभी हमने देखी थी 9A, तो मैं अपना एक फॉर्म सबमिट करूंगी। 9 सपोज मैंने सबमिट किया, GSTR 9 मैंने सबमिट किया। अब उस GSTR 9 के अंदर मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी कि मुझे इमीडिएट कैंसिलेशन चाहिए अपने रजिस्ट्रेशन का। क्या चाहिए? इमीडिएट कैंसिलेशन। अगर मैं इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी कि एक पर्टिकुलर डेट से आप मेरे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दीजिएगा। सपोज मैंने लिखा आज मत कैंसिल करो प्लीज, मेरे रजिस्ट्रेशन को 5 जनवरी से कैंसिल कर देना, 5 जनवरी को मेरा बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा मैंने अगर लिखा होगा तो, अगर मैंने ऐसा लिखा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम आ गई। तो अब क्या होगा कि जब मैंने ऑर्डर अपना सबमिट किया तो उसके अंदर मैंने 2 डेट लिख के करी, या तो मैंने ये वाली डेट लिखी होगी जिसमें मेरा इमीडिएट कैंसिल हो रहा होगा। तो जैसे अगर मैंने इमीडिएट कैंसिल का लिखा हुआ है तो जिस दिन मेरा ऑर्डर आ जाएगा कि ठीक है हम आपका कैंसिल कर देते हैं, तो उसी दिन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इमीडिएट नहीं लिखा, मैंने बोला एक डेट से होना चाहिए, तो जिस दिन वो डेट लिखी होगी उस दिन से। तो बेसिकली होगा क्या, इसमें देखो लिखा हुआ है इन्होंने डेट ऑफ कैंसिलेशन
और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, यानी कि जो भी डेट मैंने एप्लीकेशन में लिखी वो एप्लीकेशन किसके पास गई, ऑफिसर के पास। ऑफिसर ने मेरे फॉर्म को क्या किया होगा, रीड किया होगा, और रीड करने के बाद उसने क्या दिया होगा, ऑर्डर। तो जो भी काम पहले हो जाएगा, जो भी काम पहले हो जाएगा उसी दिन में, सॉरी, जो भी काम बाद में होगा उसी दिन मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मान लिया जाएगा। सपोज मैंने लिखा कि मुझे अपना बिजनेस आज ही से क्लोज चाहिए, और आज मान लो आज डेट क्या है, आज डेट है 17 जुलाई। मैंने बोला कि मुझे आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल चाहिए, तो क्या होगा, अब ये एप्लीकेशन मैंने किसको दी, ऑफिसर को दी। ऑफिसर ने मेरे एप्लीकेशन रीड ही नहीं की काफ़ी दिन तक, फिर रीड की और बोला ठीक है 20 जुलाई को हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। तो ये मेरी डेट थी, लेकिन ऑफिसर ने मुझे इस दिन कैंसिल नहीं किया। ऑफिसर ने किस दिन किया, 20 जुलाई को। तो डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, इन दोनों में जो घटना लेट घटित होगी उसी दिन से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा। अब आता है सेक्शन नंबर 46। सेक्शन नंबर 46 किसका है, डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न। आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, और बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन आपको एक रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि नहीं, जी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ना तो अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, ना ही अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, ना फाइनल करते हो, ना टीसीएस वाली रिटर्न फाइल करते हो, चाहे तो सारी नहीं करते हो, चाहे इनमें से कोई सी नहीं करते हो, उस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट पहले आपको एक नोटिस देगा और उस नोटिस को देके बोलेगा कि 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल करो। तो सेक्शन 46 सिर्फ इतनी सी बात आपको बताता है कि अगर डिफॉल्ट का केस है तो आपके पास एक नोटिस आएगा, और वो नोटिस जिस दिन आएगा उससे 15 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। चलिए, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39, नॉर्मल रिटर्न हम 39 में फाइल करते हैं, 3B वाली, और बाकी की 4, 5 काफ़ी सारी हमने पढ़ी थी वहाँ पर, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 और 3B, ये सारी हमने वहाँ पर पढ़ी थी। नॉर्मल पर्सन 3B फाइल करते हैं, वो फाइल करने से फेल हो गए। एनुअल रिटर्न फाइल करने से फेल हो गए, हमने पढ़ी थी ना 9A। फिर अगर मान लो ये फाइनल रिटर्न फाइल करने से फेल हो गए, फाइनल रिटर्न भी इन्होंने फाइल नहीं की। फॉर्म नंबर कौन सा होता है, लिख लीजिए यहाँ पर 10। इन्होंने अपनी फाइनल रिटर्न फाइल नहीं की, और इन्होंने अपना टीसीएस वाली रिटर्न भी फाइल नहीं की, टीसीएस वाली 8 होती है। इन्होंने अगर ये रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर इस केस में क्या होगा, इनको ऑफिसर के थ्रू क्या इश्यू किया जाएगा, एक नोटिस इश्यू किया जाएगा, और उस नोटिस को रिसीव करके इनको विद इन 15 डेज में अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। आप सभी के सिलेबस में इतना तक ही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने और डाला है क्योंकि माइंड में क्वेश्चन तो आएगा ना। अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको मैंने नहीं बताया तो मे बी आपके माइंड में डाउट आ जाए कि मैम अगर उसने 15 दिन का उसको टाइम मिल गया कि 15 डेज में आप फाइल करो, लेकिन उसने 15 डेज में भी फाइल नहीं की, तो वो बात है आपके सिलेबस में नहीं है। बट सुन लो, 2 सेकेंड की बात है। अगर इसने 15 डेज में या तो हो सकता है फाइल कर दी हो, अगर फाइल कर दिया होगा तो इसके अगेंस्ट कोई भी स्टेप नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर इसने 15 डेज में फाइल नहीं किया तो इसके अगेंस्ट असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। असेसमेंट के प्रोविजन अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ना CA में है ना CMA में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 47 की हम बात करते हैं। सेक्शन नंबर 47 बात करता है लेट फीस लेविएट फॉर डिले फाइलिंग रिटर्न। आपको जो रिटर्न फाइल करनी होती थी, कौन सी रिटर्न मैम, जो भी आपकी स्टेटमेंट हो, चाहे आपकी रिटर्न हो, चाहे वो GSTR 1 हो सेक्शन नंबर 37 वाली, चाहे वो आपकी GSTR 3B 4 5 6 7 8 हो सेक्शन नंबर 39 वाली, चाहे वो आपकी फाइनल रिटर्न हो फाइनल रिटर्न हो आपकी सेक्शन नंबर 45 वाली, जिसका फॉर्म नंबर हुआ करता था GSTR मैसेज करो 10, चाहे वो आपकी एनुअल रिटर्न हो सेक्शन नंबर 44 वाली, जिसका फॉर्म नंबर हुआ करता था GSTR 9 और 9A। अगर इन सब की रिटर्न आप फाइल नहीं करते, आप सबको हर एक सेक्शन में, हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको क्या दिया गया था, पर्टिकुलर ड्यू डेट बताती, उस ड्यू डेट तक अगर आप फाइल नहीं करते, या फिर उस ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते जितनी की कमिश्नर के द्वारा एक्सटेंड की गई है अगर किसी केस में, तो अगर आपने उस ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं की तो आपके ऊपर क्या लगेगा, आपके ऊपर लगेगा लेट फीस। लेट फीस कैसे लगेगी समझो, ये जो 3 केस हैं A B C,
आउटवर्ड सप्लाई वाला और रिटर्न वाला और फाइनल रिटर्न वाला, इनके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी? 100 रुपीज पर डे फ्रॉम द फेलियर कंटिन्यू। जिस दिन आप देने से फेल हुए उसी दिन से आपके ऊपर 100 रुपीज लगना शुरू हो जाएगा और 5000 रुपीज विच एवर इज लोअर। इन दोनों को सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो भी अमाउंट आपका लोअर आएगा इतने की आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। मतलब किसी भी केस में आपकी पेनल्टी 5000 रुपये से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है मैम, लेकिन अगर आप एनुअल रिटर्न को फाइल करने से फेल हो जाते हो तो आपकी पेनल्टी क्या होगी? 100 रुपीज पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। एक स्टेट की टर्नओवर पर जिस बिजनेस से आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, उस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी आपका बिजनेस है उसकी टर्नओवर का 2.5% निकाल लेना और 100 रुपीज पर डे कैलकुलेट कर लेना, जितने दिन आपने डिले कर दिया रिटर्न फाइल करने से आफ्टर ड्यू डेट। उन दोनों में जो भी लोअर आएगा उतना आपको लेट फीस पे करना पड़ेगा। चलिए लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 48, जीएसटी प्रैक्टिशनर। चलिए ये क्या बताता है, ये जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है, कौन कौन जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के बाद क्या काम करते हैं। ये जो काम करते हैं उस काम के लिए ये खुद अपने आप को बोलेंगे कि चलो हम क्लाइंट को अप्रोच करें, या फिर क्लाइंट इनको आके बोलेगा कि चलिए आप मेरा काम कर दीजिए। तो ये सारी बातें अब हम सीखेंगे सेक्शन नंबर 48 में। चलिए जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या है बेसिकली, जो कि टैक्स फाइलिंग में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, उन सब में एक रजिस्टर्ड पर्सन की हेल्प करता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन के लिए काम करता है। तो मैम ये जो जीएसटीपी होते हैं इनको जीएसटीपी कर देना, इसी काट देना, जीएसटीपी, जीएसटी प्रैक्टिशनर। ये जो जीएसटीपी होते हैं ये टैक्स वगैरह के रिटर्न फाइल करते हैं क्या? जी हाँ, ये रजिस्टर्ड पर्सन के टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पर हो सकता है किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना हो तो कैंसिल करेंगे, अमेंडमेंट करना हो तो अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, किसी को अगर कंपोजिशन लेनी हो तो ये उसकी हेल्प करेंगे, उसके बिहाफ पर काम करेंगे। तो बेसिकली ये समझो ना, जैसे कि मैं प्रैक्टिस में अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर रही हूँ, उसी तरह से जीएसटी प्रैक्टिशनर भी अपने क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं। बस मेरे को सीए इन प्रैक्टिस बोला जाता है, इनको जीएसटी प्रैक्टिशनर बोला जाता है। मैम ऐसा क्यों, और ये जीएसटी प्रैक्टिशनर कैसे बनते हैं? सुनो, क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल पर ये चीज़ अप्रूव कर रखी है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिस पे फॉलोइंग क्वालिफिकेशन होंगी वो जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई कर देगा। और जिस दिन वो जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई कर देता है उस पर्सन का नाम वो जीएसटी पोर्टल पर देखने लग जाता है। फिर सपोज करो मैं अपनी जीएसटी की रिटर्न भरना चाहती हूँ, बट मुझे रिटर्न भरना नहीं आती और ना ही मैं जानती कि कोई सीए हो। तो बेसिकली मेरे पास एक फैसिलिटी है कि मैं जीएसटी पोर्टल पर क्लिक करूँगी, वहाँ पर बहुत सारे जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के नेम्स आ रहे होंगे, उनमें से जो भी मुझे सबसे बढ़िया लगेगा और जेन्युइन लगेगा मैं उसको चूज़ कर लूँगी और वो मेरे बिहाफ पर मेरे सारे काम करेगा। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है जी। तो फिर वो जीएसटी प्रैक्टिशनर होगा, वो क्या करेगा, वो ही रिटर्न फाइल करेगा, वो ही सारे काम करेगा एक क्लाइंट के। तो मैम इसका मतलब जीएसटी प्रैक्टिशनर खुद नहीं जाके क्लाइंट को अप्रोच कर सकते कि आप हमसे अपना काम कराइए, आप हमसे अपना काम कराइए, बिल्कुल भी नहीं। क्लाइंट खुद जीएसटी प्रैक्टिशनर को अप्रोच करेगा, पर जीएसटी प्रैक्टिशनर कभी भी क्लाइंट को अप्रोच नहीं करेगा। जीएसटी प्रैक्टिशनर बोलेगा कि क्लाइंट आप मुझे अप्रोच करोगे तो ही मैं आपका काम करूंगा। हालांकि वो बोल भी नहीं पाएगा, उसके पास तो बस रिटर्न में एक एप्लीकेशन आएगी जो कि क्लाइंट के द्वारा भेजी जाएगी और उस एप्लीकेशन के थ्रू जो क्लाइंट है वो जीएसटी प्रैक्टिशनर को ऑथराइज कर देगा और जो जीएसटी प्रैक्टिशनर होंगे वो उसका काम करना शुरू कर देंगे। मैम अगर थोड़े टाइम बाद उस क्लाइंट को वो जीएसटी प्रैक्टिशनर पसंद ना आए तो, अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो वो उनको रिजेक्ट कर देंगे और दूसरा जीएसटी प्रैक्टिशनर चूज कर लेंगे। मैम कहाँ से चूज करेंगे? उस वहीं से करेंगे, कॉमन पोर्टल से ही करेंगे। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा रिलेशन बताया जीएसटी पोर्टल पे जो जीएसटी प्रैक्टिशनर होते हैं उनका, उनके क्लाइंट का।
लेकिन बात आती है कि ये जो पर्सन है ये जीएसटी पोर्टल पर पहुंचा कैसे होगा, ये जीएसटी प्रैक्टिशनर बना कैसे होगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अभी हम सारी पढ़ेंगे। कि आपको लिखा मिलेगा कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह के क्राइम का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, वो पर्सन ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर वो कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर वो कंपनी सेक्रेटरी हो। इसका मतलब मैम आपने पहले एक वर्ड बोला ग्रेजुएट, तो अगर वो बीकॉम होगा तो क्या वो जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। क्या वो एमकॉम होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो वो जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। और सीए, सीएमए, सीएस तो जीएसटी प्रैक्टिशनर बनी जाएंगे। इतना ही नहीं कि अगर कोई ऐसे पर्सन है जो कि अर्लियर लॉ में, जो पहले वैट सिस्टम हुआ करता था, सर्विस टैक्स सिस्टम हुआ करता था, उसमें एज आ वैट रिटर्न प्रिपेयर की तरह से, रिटर्न प्रिपेयर के नाम से काम कर रहे थे। जैसे कि जीएसटी प्रैक्टिशनर जीएसटी में आए, ऐसे ही जब अर्लियर लॉ हुआ करता था तो वहां पर जीएसटी प्रैक्टिशनर नाम नहीं था, वहां पर उन पर्सन का नाम क्या था? रिटर्न प्रिपेयर। तो जो रिटर्न प्रिपेयर हुआ करते थे उन वाले एक्ट में वो भी आके जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। अगर कोई इंडिया से मैम ग्रेजुएशन नहीं किया, इंडिया से किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, वो फॉरेन से करके आए हैं, क्या वो बन जाएंगे? जी बिल्कुल बन जाएंगे, अगर वो डिग्री इंडियन यूनिवर्सिटी के डिग्री के इक्वल है तो। मैम अगर मान लो फॉरेन से ही किया है और फॉरेन का जो कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है इंडिया ने, तो बन जाएंगे? जी बिल्कुल बन जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी जो मैं आपको मुंह से बोल के सुना रही हूँ, अब ये सब लिखी मिलेंगी। ऐसे ऐसे पर्सन, ऐसी ऐसी क्वालिफिकेशन होगी तो ये जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए एनरोल कर सकते हैं। और एनरोल ये कहाँ पर करेंगे? जीएसटी पोर्टल पर, जिसके लिए इनको एक फॉर्म फाइल करना होता है। उस फॉर्म का नाम होता है पी, आप देखोगे यहाँ पर दिखा देती हूँ, बेसिकली देख लो। उस फॉर्म का नाम होता है इनका, जो ये बनने के लिए फाइल करते हैं, PTC01। अभी यहाँ पर दिखा दूंगी आपको, ये रहा PTC1। ठीक है जी? जी मैम। तो ये फॉर्म इनको फाइल करना होता है। जब ये फाइल कर देते हैं तो फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इनके फॉर्म को क्या करते हैं? चेक करते हैं, उसकी स्क्रूटनी करते हैं। और जब वो चेक कर देते हैं और उनको लगता है कि ये बंदा तो सही है, सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, वो इसको जीएसटी प्रैक्टिशनर बना देंगे। ठीक है जी मैम, बात समझ आ गई। पर एक बात और सुनो, आपको ये तो पता चल गया कि जो फॉर्म था उसको ऑफिसर ने चेक किया, ऑफिसर को सही लगा तो ऑफिसर ने इनको जीएसटी प्रैक्टिशनर बना दिया। लेकिन अगर ऑफिसर को फॉर्म पसंद नहीं आया तो? मैम अगर ऑफिसर को फॉर्म पसंद नहीं आया तो क्या होगा बताइए ना? तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑफिसर के द्वारा, और रीजन बताया जाएगा कि ये रीजन है जिसकी वजह से हम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं और हम आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने की अनुमति नहीं देते। ठीक है जी मैम, अब बात समझ आई। एक बात और सुनो कि कोई ऐसे पर्सन जो कि अर्लियर लॉ में रजिस्टर्ड थे या फिर अर्लियर लॉ में रिटर्न प्रिपेयर के नाम से जाने जाते थे, वो जीएसटी में एनरोल कर सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आप ही ने तो कहा था, जी हाँ कर सकते हैं। लेकिन वो जीएसटी में एनरोल करने के बाद उनके पास एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है जो कि उनको फुलफिल करनी होती है। मैम ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होती है? उनको 2.5 साल के अंदर मतलब कि 30 मंथ जिस दिन उन्होंने अप्लाई किया, एक एग्ज़ाम पास करना होता है। लेकिन एक बॉडी है, हमारी गवर्नमेंट की बॉडी है, जो कि जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उन पर्सन को वो एग्ज़ाम पास करना होता है और वो एग्ज़ाम पास करके क्या बन जाते हैं? जीएसटीपी बन जाते हैं। मैम यानी कि जिस दिन उन्होंने अप्लाई किया वो उस दिन ही बने थे क्या? उसी दिन बन गए थे। लेकिन 30 महीने के अंदर एग्ज़ाम दो, अगर एग्ज़ाम नहीं देते तो फिर ये एनरोल नहीं रहेंगे। ठीक है मैम। मैम एक बार अगर कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाता है तो क्या वो लाइफ टाइम के लिए बन जाता है? जी हाँ, जब तक वो किसी चीज़ में गिल्टी नहीं पाया जाएगा तब तक वो जीएसटी प्रैक्टिशनर रहेगा। चलिए मैंने आपको बहुत कहानी सुना ली, अब चीज़ों को पढ़ते हैं।
जीएसटी प्रैक्टिशनर की बातें हम कहाँ पर पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 48 में। कौन बनता है जीएसटी प्रैक्टिशनर, कौन कौन सी कंडीशन एक जीएसटी प्रैक्टिशनर को एक पर्सन को जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए पूरी करनी होंगी। तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से साउंड होना चाहिए। समझदार और साउंड में फर्क है, ठीक है जी। हर साउंड माइंड समझदार हो ये जरूरी भी नहीं है, पर यहाँ पर साउंड माइंड का मतलब आपको समझना है कि वो पर्सन चीज़ों को समझने के लिए एलिजिबल है, चीज़ें उसको पता है कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है, वो पागल नहीं है, वो मेंटल हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं है। साउंड माइंड का मतलब आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि वो पर्सन जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, जो कि एक नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है हम सबके जैसी, उसको बोला जाता है साउंड माइंड। हालांकि लॉ में आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते होंगे साउंड माइंड के, बहुत डिटेल में है वहाँ। तो चलिए, और वो पर्सन भारत का नागरिक हो, साउंड माइंड हो, एज वेल एज वो इंसॉल्वेंट ना हो, उसको दिवालिया घोषित ना किया गया हो, नॉट बीन कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, कभी भी उसको अपराधी ना ठहराया गया हो, उसको कन्विक्ट ना किया गया हो। ये तो हो गई बेसिक कंडीशन जो कि आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए पूरी करनी ही होगी। लेकिन कुछ एडिशनल कंडीशन है, उसमें लिखा हुआ है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। या तो आप कोई रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के, या तो हो आप कोई रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ सीबीआईसी डिपार्टमेंट के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इनके कोई आप रिटायर्ड ऑफिसर हो जिन्होंने एटलीस्ट 2 ईयर काम किया हो गवर्नमेंट के साथ, एटलीस्ट 2 ईयर, ठीक है जी मैम, वो जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। या फिर वो हो कोई सेल्स टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, अभी समझाया था ना पहले के लॉ में, अर्लियर लॉ में जीएसटी प्रैक्टिशनर नाम का वर्ड की जगह जो वर्ड होता था उसको बोलते थे सेल्स टैक्स प्रिपेयर, क्योंकि वैट को वहां पर सेल्स टैक्स ही बोला जाता था। तो सेल्स टैक्स रिटर्न प्रिपेयर जो होते थे, अगर उन्होंने 5 साल अर्लियर लॉ में काम किया है तो वो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। लेकिन इन सबको क्या देना पड़ेगा, इन सबको एक एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि इनको जीएसटी की कोई नॉलेज नहीं है, ये तो अर्लियर लॉ के थे ना, तो इनको एक एग्जाम पास करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया था इंडियन बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसके द्वारा आपको क्या कराना पड़ता है, कंडक्ट कराना पड़ता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। ऊपर वाले दोनों समझ लिए कि कोई एग्जाम ये प्रीवियस लॉ से बिलोंग करते थे, अर्लियर लॉ से बिलोंग करते थे, तो ये भी जीएसटी प्रैक्टिशनर बनेंगे। बस इनको बेसिक कंडीशन पूरी करनी है। और हाँ, एक चीज़ और, एनरोल होने के बाद इनको 30 मंथ्स के अंदर अंदर नैकिन का एग्जाम पास करना है। नेक्स्ट, या तो ये हो कोई ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई एनी अदर इन्होंने इक्विवेलेंट डिग्री ले रखी है इंडियन यूनिवर्सिटी से, या फिर हो ये किसी भी फॉरेन डिग्री के होल्डर, फॉरेन डिग्री ले रखी हो जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ने, इंडिया ने रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है। या तो इन्होंने अगर कोई फॉरेन की डिग्री ली है, इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है बट वो डिग्री इक्विवेलेंट है इंडिया के, तब भी ये इंडिया में जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। या तो इन्होंने कोई एग्जाम पास कर रखा हो सीए, सीएमए या फिर सीएस का, ठीक है जी मैम। नेक्स्ट, कि ये जीएसटी प्रैक्टिशनर मैम कैसे कब बनेंगे, इनको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को होके गुजरना पड़ेगा, ये तो हमको समझ आ गया। पर जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के बाद ये कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो देखो ये अपने क्लाइंट की स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं, मतलब कि GSTR-1 फाइल कर सकते हैं, क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, 39 वाला, 44 वाला, 40 वाला, 45 वाला पढ़ाया था ना, ये सारी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और तो और मैम, ये जो होते हैं ना, ये अपने क्लाइंट के बिहाफ पर उनके कैश लेजर में उनके ही अकाउंट से पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ये अगर ई वे बिल भरना है, करेंगे चैप्टर अभी हमारा रहता है ई वे बिल का, अगर ई वे बिल जनरेट करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी ये फिलअप कर सकते हैं। फर्निश डिटेल ऑफ चलान, अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, अगर कोई चलान वगैरह फिल करना है तो उस चलान वगैरह को फिल कर सकते हैं क्लाइंट के बिहाफ पर। और क्या कर सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन अगर ले रखा है क्लाइंट ने तो उसको अमेंड कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं।
कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में एंट्री करना चाहते हैं, उसको एग्जिट करना चाहते हैं, तो उसका जो भी प्रोसीजर होगा ये परफॉर्म कर सकते हैं। ये रिफंड क्लेम करने के लिए अपने क्लाइंट के बिहाफ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर अपने क्लाइंट को वेरियस अथॉरिटी के सामने डिपार्टमेंट में जाके रिप्रेजेंट करना हो तो ये वो चीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके कि ये अपना रिफंड भी फाइल कर सकते हैं। अपने क्लाइंट के बिहाफ पर रिफंड को क्लेम करने के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है मैम, तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कर सकते हैं अगर इनके क्लाइंट ने इनको अप्रोच किया हो तो। एक चीज सुनो, ये जो पॉइंट नंबर था 9 और 10, 9 और 10 कौन सा पॉइंट नंबर था? सॉरी 9 और 10 नहीं, 8 और 10। कौन सा पॉइंट नंबर हमारा? 8 और 10। एक सेकेंड रुक जाइए इस चीज को। ठीक है जी, ये जो पॉइंट है इसको आप ठीक कर लो। इस चीज को मैं आपको ठीक करके दूंगी, जो भी आपको फाइल मिलेगी उसमें सही मिलेगा। ये एक वर्ड की मिस्टेक है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने असेसी के बिहाफ पर रिफंड क्लेम कर रहा हो, क्या क्लेम कर रहा हो? रिफंड क्लेम कर रहा हो, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हो। क्या कर रहा हो? रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हो या फिर रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट कर रहा हो। इसका पॉइंट नंबर हमने पढ़ा था 6 एंड 8। यहाँ पर आएगा 6 एंड 8। या तो कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर अपने क्लाइंट का रिफंड क्लेम करने का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हो, या फिर अपने क्लाइंट का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हो या अमेंड कर रहा हो। तो ये करेगा तो खुद ही, लेकिन इसको अप्रूव कराना पड़ेगा किससे? अपने रजिस्टर्ड पर्सन से, अपने क्लाइंट से। ठीक है मैम। सेकंड चीज, अगर ये जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है ये अपने क्लाइंट के बिहाफ पर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है या फिर कोई स्टेटमेंट फाइल कर रहा है, तो उसमें इंफॉर्मेशन ही गलत जाए चाहे सही जाए, ऑफिसर को अगर किसी की गर्दन पकड़नी होगी तो किसकी पकड़ेंगे? जीएसटी प्रैक्टिशनर की या फिर क्लाइंट की? क्लाइंट की। तो क्लियर कट लिख के दिया है, अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर किसी क्लाइंट के बिहाफ पर काम कर रहे हैं तो फिर बाउंड कौन है? ऑब्लिगेशन किसको फुलफिल करनी है? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? रजिस्टर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत जाती है तो उस इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रजिस्टर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि ये जीएसटी प्रैक्टिशनर। ठीक है मैम। फिर ये प्रोसीजर है कि एनरोलमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था PTC 01 फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट करा जाए ऑफिसर के द्वारा। अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो आपको रीजन बताया जाएगा। हो सकता है ये फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन जब ये फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा तो आपको फाइनली एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। अगर आप अर्लियर लॉ में थे, अर्लियर इनडायरेक्ट लॉ टैक्स लॉ में थे, तो फिर उस केस में आपको क्या करना होगा? 3 साल के अंदर अंदर आपको एक एग्जाम पास करना होगा, जो कि कौन कंडक्ट कराएगा? नेकिन। फिर आपने अगर वो एग्जाम पास कर लिया तो अपनी जीएसटी की प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैम एक चीज और जो आपने अभी बताई थी उसे भी पढ़ा दो, कि जब आप एक बार जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाते हो तो फिर वो लाइफ टाइम का टैग आपको मिल गया, जब तक कि आप कोई गिल्टी ना पाए जाओ। अगर आप गिल्टी पाए जाओगे तो फिर आपसे वो टैग छीन लिया जाएगा। बात समझ आई या नहीं? जी मैम, बात तो अब हमको समझ आ गई। तो ये चैप्टर जो है ये मेरी तरफ से आज खत्म हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा, मैंने एक चैप्टर आपके लिए है जो ड्राफ्ट किया है उसको भी एक बार दे दूंगी। किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ने का मन हो तो आप वहां से पढ़ लेना। एक बार मैं भी फास्ट रीडिंग अभी लगवाऊंगी उसकी, तो किसी का मन हो वहां से पढ़ने का तो पढ़ लेना। अदरवाइज समराइज्ड फॉर्म में एग्जाम से 1 घंटे पहले के लिए इसमें सारी डिटेल कवर है और बहुत बढ़िया है ये। हर एक चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सब इसके अंदर है। आप जब ये नोट्स पढ़ते हो और डिटेल समरी भी, डिटेल भी पढ़ते हो, तो आपको कोई एक आधा वर्ड नया मिला करे तो इसी में लिख लिया करो, इसी में लिख लेना और फुल फ्लैश इसी को ही पढ़ना है आपको। चलिए आ जाइए मेरे साथ नोट्स पे। ये पूरा चैप्टर है ICAI के स्टडी मटेरियल में भी है ये। तो जो बच्चे ICAI का स्टडी मटेरियल है वो इसको फोटोकॉपी नहीं भी करवाओगे तो चलेगा, क्योंकि आपके पास ही उस स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि मैंने इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं की है, ये वहीं से उठाया है और बहुत परफेक्ट है। ये CMA स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से इसको एक फाइल में बना दिया है। आप CMA स्टूडेंट्स इसका फोटो स्टेट
करवा लीजिएगा। या फिर आप टॉपर्स पर जब भी जाओ तो एक बार मुझे बता देना, मैं वहाँ पर सारे नोट्स फुल पैक करवा दूंगी, आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर लेना। जब जब जो स्टूडेंट्स जाओ एक बार प्लीज़ बताते हुए जाना। चलिए जीएसटी रिटर्न बहुत फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि आपको पूरा चैप्टर अब रट चुका है। इंट्रोडक्शन वगैरह आप होमवर्क में पढ़ना बहुत डिटेल में, मैं पूरा बता चुकी हूँ कि इंफॉर्मेशन फाइल करनी होती है, रिटर्न भेजनी होती है, क्योंकि जब भी रिटर्न भेजेंगे तभी तो गवर्नमेंट को पता लगेगा कि कितनी इनकम, कितना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सारी बातें हैं कि रिटर्न किस किस पर्पस के लिए भेजी जाती है, रिटर्न कैसे कैसे भेजी जाती है, ये क्वेश्चन आप यहाँ से देखो। रिटर्न भेजने के क्या क्या तरीके होते हैं। एक तो आपका जीएसटी पोर्टल होता है, आप जीएसटी पोर्टल के थ्रू अपनी रिटर्न भर सकते हो। एक आपकी ऑफलाइन यूटिलिटीज भी होती हैं, आप ऑफलाइन यूटिलिटीज का यूज करके भी अपनी जीएसटी की रिटर्न भर सकते हो। एक आपका जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जीएसटीएन होता है। जीएसटीएन हैज आल्सो डेवलप्ड एन इकोसिस्टम ऑफ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडेड दैट विल इंटीग्रेट विद द कॉमन पोर्टल। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के थ्रू भी आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो। चलिए, हालांकि 3 बातें बस जरा माइंड में रखना। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। किस किस को अपनी जीएसटी रजिस्टर फाइल करनी होती है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को करनी होती है, जो कंपोजिशन स्कीम है उनको भी करनी होती है, एनआरटीपी को भी करनी होती है, आईएसडी को भी करनी होती है, यूआईएन होल्डर को भी करनी होती है, और टीडीएस डिडक्टर को भी करनी होती है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी करनी होती है। मैम ये यूआईएन होल्डर क्या होता है? देखो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनको दिया जाता है, मैंने आपको बताया था ना कि कोई फॉरेनर्स होते हैं, वो इंडिया में आए हुए हैं, इंडिया की एम्बेसीज वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि उन पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बहुत सारे प्रूफ्स नहीं होते, उनके पास आधार कार्ड नहीं होता जो कि मैंडेटरी है। तो गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, हम आपको जीएसटी में तो रजिस्टर नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको यूआईएन नंबर दे देंगे जो कि जीएसटी के जैसा ही होगा, आप इससे कोई सा भी जीएसटी का काम कर सकते हो। तो यूआईएन होल्डर को भी अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है जी, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ये सारी एक जगह पर लिखी हुई है, हालांकि मैंने आपको ये डिटेल में अपने नोट्स में लिख दी है। फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई की, आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन नंबर 37 की बात कर रहा है कि 37 में रिटर्न कौन कौन सी फाइल करनी होती है, किस किस को फाइल करनी होती है। तो इन्होंने कहा कि सभी पर्सन फाइल करेंगे एक्सेप्ट दीज। तो मैंने भी आपको बताया था ये चीज कि कौन कौन फाइल करेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फाइल करते हैं और नॉर्मल पर्सन फाइल करते हैं। चलिए, फॉर्म सबमिशन कौन सा जाएगा? जीएसटीआर बन जाएगा। कब जाएगा? 10 तारीख तक जाएगा। और किसको रिलैक्सेशन मिली हुई है? आप सबको पता है कि जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की होती है उनको रिलैक्सेशन मिली होती है। उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो अपना क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। आ जाइए, अब आप ये सब होमवर्क में देख लीजिएगा, मैं उसमें से उतना ही पढ़ाऊंगी, कोई अगर मुझे मेन चीज लगेगी तो। इनवॉइस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि कब कब कंसोलिडेट करना होगा, कब कब नहीं करना होगा, ये सब हम ऑलरेडी देखो कवर कर चुके हैं कि एचएसएन कब दिखाना होता है, कब नहीं दिखाना होता है, क्लासेस में कवर है ना। आईसीआई के जो मॉड्यूल्स या फिर आईसीएमआई के मॉड्यूल्स होते हैं, इनमें हर जगह सारा कंटेंट देते हैं, तो जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं वो भी ये आने वाले चैप्टर में मिक्स कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, आप सबको पता है कि अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट करने का टाइम लिमिट क्या होता है आप सबको पता है, सितंबर मंथ की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाएगी उस दिन तक आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप ये होमवर्क में कर लेना। सेक्शन नंबर 39 आप सबको मैं पूरा करा चुकी हूँ, इसमें कोई भी वर्ड आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, आप इसको भी होमवर्क में पढ़िएगा। मन करे रीडिंग लगा लेना, नहीं मन करे रीडिंग मत लगाना, क्योंकि मैं पूरा उसमें जब लिख चुकी हूँ तो क्यों दोबारा से आप इस चीज को देखोगे। चलिए, फर्निशिंग रिटर्न ये पूरा नहीं करेंगे, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 39(2) भी मैंने ऑलरेडी आपको कराया कि कंपोजिट स्कीम वाले को कौन कौन से फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, कौन कौन सा फिल करेंगे। तो आप सबको पता है कि कंपोजिट स्कीम वाला जीएसटीआर 4 फिल करते हैं, एनआरटीपी जीएसटीआर 5 फिल करते हैं। कब तक जाता है? मंथली बेसिस पर जाता है। लास्ट डेट क्या होती है? 20th होती है नेक्स्ट मंथ की। फिर बात आती है फाइलिंग ऑफ फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न कौन से सेक्शन में जाती है? मैम फर्स्ट रिटर्न जाती है इनकी सेक्शन नंबर 40 में। तो अगर आप विद इन 30 डेज में अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? अपने आउटवर्ड सप्लाई की जो भी डिटेल होती है वो सभी डिटेल आपको अपनी फर्स्ट रिटर्न में दिखानी पड़ती है। कहाँ से कहाँ तक कि जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ वहां से लेके जिस दिन तक आपको आरसी मिला
उस पीरियड का डेटा भी आप अपनी फर्स्ट रिटर्न में दिखाओगे। फिर फर्स्ट रिटर्न जाती है तो कौन से फॉर्म में जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें साथ साथ लिखवाई हैं। देखो यहाँ पर नहीं लिखा इन्होंने कि कौन से टाइम पर जाएगी, कब तक जाएगी, तो नोट्स फॉलो करना, उसमें सब कुछ लिंकेज फॉर्म में बढ़िया तरीके से दे रखा है। ठीक है जी, जी मैम बात समझ आ गई। अब आइए आप सभी मेरे साथ नेक्स्ट पे, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न हो गया। हाँ, फिर इसके बाद हमने एनुअल रिटर्न पढ़ा जो कि GSTR 9 और 9(4) में जाता है, जिसकी लास्ट डेट क्या, 9 और 9E में जाता है, जिसकी लास्ट डेट क्या होती है, 31 दिसंबर होती है। किस किस को भेजना होता है वहां पर बताया था मैंने आपको, किस किस को भेजना होता है मैम, आपने बताया था वहां पर कि कौन कौन भेजेगा इसको। ISD वाले ISD वाले इस पे नहीं भेजेंगे, TDS वाले नहीं भेजेंगे, TCS वाले नहीं भेजेंगे, CTP नहीं भेजेंगे और NRTP नहीं भेजेंगे। तो भेजेगा कौन, वो चीज वहां पे लिखी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं भेजता, वहां पे याद रखना कंपोजिशन स्कीम वाले भेजते हैं और नॉर्मल स्कीम वाले भेजते हैं। कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए 9A होता है और नॉर्मल स्कीम वालों के लिए फॉर्म नंबर 9 होता है। फिर हमने फाइनल रिटर्न भरा। फाइनल रिटर्न के बारे में भी आपको पता है कि जिस दिन भी आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करोगे तो GSTR 10 आपको विदिन 3 मंथ भरना होगा। विदिन 3 मंथ कहाँ से, जिस दिन आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ या फिर जिस दिन ऑर्डर आया, विच एवर इज अर्लियर। फिर इसके बाद डिफॉल्टर का केस कराया था कि डिफॉल्टर के केस में कितनी कितनी पेनल्टी होगी, किस किस केस में डिफॉल्ट अगर आपने किया है तो फिर आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। फिर आपको मैंने GST प्रैक्टिशनर का केस कराया, तो उसमें आपको बताया था कि वो कोई सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, वो अनसाउंड माइंड होने चाहिए, वो इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, उन्होंने कोई भी अपराध ना किया हो, उनको कोई भी कन्विक्शन ना मिली हो कोर्ट के थ्रू, और फिर इतनी कंडीशन पूरे करने के बाद या तो वो कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो या फिर वो कौन हो, उन्होंने पास किया हो कोई भी एग्जाम, कौन सा वाला एग्जाम, ग्रेजुएशन का एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम उन्होंने पास किया हो, या फिर उन्होंने कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रखी हो जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया था इंडियन यूनिवर्सिटी ने, या फिर उन्होंने कोई गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड एग्जाम पास किया हो, या फिर उन्होंने कोई भी कोर्स कर रखा हो जो कि प्रोफेशनल कैटेगरी में आता है, लाइक CA, CS, CMA। फिर आपको मैंने ये चीज़ ऑलरेडी बताई थी कि जो कोई GST प्रैक्टिशनर होंगे, जो बन रहे होंगे, वो ऑलरेडी अगर टैक्स पेयर सेल्स रिटर्न प्रिपेयर अगर ऑलरेडी बने हैं तो वो भी बन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बन सकते हैं। तो ये फॉर्म नंबर है, ये मैंने आपको बिल्कुल नहीं याद कराया, ये सब फॉर्म नंबर आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई भी आपसे नहीं पूछेगा इस लेवल पर। अननेसेसरली हम अपने डेटा को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है मैम। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपको पता है कि जब GST प्रैक्टिशनर बन जाते हैं, कोई भी पर्सन GST प्रैक्टिशनर बन जाते हैं तो वो कौन कौन से काम करते हैं। ये सारे काम मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में वहाँ पर लिख चुकी हूँ कि अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न, इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न, कोई भी इनकी अगर रिटर्न फाइल होनी है, स्टेटमेंट फाइल होनी है, कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट होना है, रिफंड क्लेम करना है, इनको कैंसिलेशन करना है रजिस्ट्रेशन का, ये कुछ भी कर सकते हैं। चलो, GST प्रैक्टिशनर के बारे में यहाँ से ज़्यादा बातें आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएंगी। चलिए, आई होप कि अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये चैप्टर आज आपका यहीं पे ख़त्म होता है, ये क्लास अब हमारी यहीं पे स्टॉप होती है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अब जो CA स्टूडेंट्स हैं उनके बचे हुए हैं, देखो जो CA स्टूडेंट्स हैं जो कि उत्तम नगर से क्लासेस कर रहे थे, उनके बचे हुए चैप्टर है ई-वे बिल, लिख देती हूँ आपको पता रहेगा, ई-वे बिल। एक मैं ई-वे बिल चैप्टर डिस्कस करूंगी आपके साथ। एक आपका चैप्टर बचा है पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर डिस्कस करूंगी आपके साथ। एक चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। लेकिन CMA वाले स्टूडेंट्स, आप सबके साथ मुझे इन 3 के अलावा भी अभी कुछ और चैप्टर भी डिस्कस करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।